हेलो स्टूडेंट्स। मैं पिछले लेक्चर में ये समझाया था डिफरेंशियबिलिटी इम्प्लाई कंटिन्यूटी बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। आज के लेक्चर में स्टूडेंट कुछ और प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले एक स्टूडेंट हमसे क्वेश्चन पूछी थी कि सर डिफरेंशियबिलिटी इम्प्लाई कंटिन्यूटी बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। जब इस स्टेटमेंट का आप तर्क कर रहे थे तो उसमें आप ये कह रहे थे कि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है किसी पॉइंट पर तो वह फंक्शन उसी पॉइंट पर कंटिन्यूअस हो जाता है, लेकिन अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट पर कंटिन्यूअस है तो कंटिन्यूअस का होना ये हम नहीं कह सकते हैं कि वह फंक्शन उस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो वो स्टूडेंट ये कही थी कि आप सर एक ऐसा एग्जाम्पल बताइए कि उस पॉइंट पर कंटिन्यूअस भी हो जाए डिफरेंशिएबल भी हो जाए। चलिए हम मान लिए कि एक ब्रांच फंक्शन आप कंसीडर किए थे मॉड ऑफ एक्स, और वह ब्रांच फंक्शन उस पॉइंट पर कंटिन्यूअस था लेकिन उसी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं था। तो आप एक ऐसा भी एग्जाम्पल पेश कर दीजिए कि उस पॉइंट पर फंक्शन कंटिन्यूअस भी हो जाए और डिफरेंशिएबल भी हो जाए। तो उसका एक अच्छा एग्जाम्पल है स्टूडेंट पॉलिनोमियल फंक्शन। आप एक पॉलिनोमियल फंक्शन कंसीडर कर लीजिए और पॉलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूअस एवरीवेयर डिफरेंशिएबल एवरीवेयर। तो आप एक पॉलिनोमियल कंसीडर करके किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर उसकी कंटिन्यूटी चेक कर लीजिए, वो कंटिन्यूअस होगा और उसी पर्टिकुलर पॉइंट पर वो डिफरेंशिएबल भी होगा। लेकिन हर केस में ऐसा नहीं होता है, इसलिए कहा जाता है कन्वर्स इज नॉट ट्रू। मतलब इस जनरली क्योंकि अगर हर केस में होल्ड होता तो क्या होता, डिफरेंशियबिलिटी इम्प्लाई कंटिन्यूटी एंड आल्सो कंटिन्यूटी इम्प्लाई डिफरेंशियबिलिटी, ऐसे हो जाता। लेकिन हर केस में नहीं होल्ड होता है स्टूडेंट, इसी वजह से बोला जाता है डिफरेंशियबिलिटी इम्प्लाई कंटिन्यूटी बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। हर केस में नहीं होल्ड होता है, मतलब किसी केस में फेल कर जाता है। फेल किस में कर रहा था, ब्रांच फंक्शन में कर रहा था। तो वह एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं स्टूडेंट, पॉलिनोमियल फंक्शन वह कंटिन्यूअस भी है और कंटिन्यूअस के साथ साथ डिफरेंशिएबल भी है। ठीक है, चलिए यहां देखें एक पॉलिनोमियल फंक्शन हम कंसीडर कर रहे हैं एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 एट एक्स इक्वल टू 0 फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज continuous and also differentiable at x equal to 0। पॉलिनोमियल फंक्शन स्टूडेंट कंटिन्यूअस भी होगा और डिफरेंशिएबल भी होगा। अगर पॉलिनोमियल फंक्शन के प्लेस पर ब्रांच फंक्शन ले लेते तो सिर्फ और सिर्फ कंटिन्यूअस होता, डिफरेंशिएबल नहीं होता। लेकिन देखिए फंक्शन हम बदल दिए, ब्रांच फंक्शन ना लेकर के हम क्या ले लिए, पॉलिनोमियल फंक्शन ले लिए। पॉलिनोमियल फंक्शन में दोनों प्रॉपर्टी होल्ड करता है, कंटिन्यूअस भी होगा और डिफरेंशिएबल भी होगा। देख लीजिए क्या होगा स्टूडेंट, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं तो पहले हम कंटिन्यूटी चेक कर लें। तो सॉल्यूशन पे इसके आइए, ये फंक्शन दिया है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है ना। तो एफ एक्स एट द पॉइंट एक्स इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर प्लस 0 प्लस 1 इट बिकम सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 आएगा, दैट इज एफ 0 इज इक्वल टू 1। अब इसका लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लीजिए, f0 minus 0 is equal to limit delta tends to 0 f0 minus 0 माइनस यहाँ डेल्टा होगा स्टूडेंट, डेल्टा is equal to limit delta tends to 0। जिस प्लेस पर स्टूडेंट यक्स है उस प्लेस पर 0 माइनस डेल्टा फिलअप कर देंगे तो f0 माइनस डेल्टा
फाइंड आउट हो जाएगा। सो स्टूडेंट 0 माइनस डेल्टा स्क्वायर प्लस 0 माइनस डेल्टा और प्लस 1 सिंप्लीफाई करें स्टूडेंट, तो लिमिट डेल्टा टेंस टू 0, ये आपका हो जाएगा डेल्टा स्क्वायर माइनस डेल्टा का स्क्वायर, तो माइनस डेल्टा इंटू माइनस डेल्टा, तो डेल्टा स्क्वायर और माइनस डेल्टा प्लस 1 लिमिट ऑपरेट कर दीजिए स्टूडेंट, तो ये 1 आ जाएगा। यानी देख क्या रहे हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट 1 आ गया, f0 माइनस 0 लेफ्ट हैंड लिमिट 1 आ गया। ऐसे राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करिए स्टूडेंट। जब राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करेंगे तो लिमिट डेल्टा टेंस टू 0 f0 प्लस डेल्टा इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टेंस टू 0, इसको ऐड कर दीजिए तो ये हो जाएगा f डेल्टा। तो जिस जिस प्लेस पर x है स्टूडेंट उस प्लेस पर डेल्टा यूज कर दीजिए फंक्शन में, तो f डेल्टा फाइंड आउट हो जाएगा। इट मींस दैट f0 प्लस 0 इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टेंस टू 0 डेल्टा स्क्वायर प्लस डेल्टा प्लस 1, लिमिट यहां ऑपरेट कर दीजिए। व्हेनेवर डेल्टा टेंस टू 0 देन फंक्शन डेल्टा स्क्वायर प्लस डेल्टा प्लस 1 इज आल्सो टेंस टू 1। जब टेंस टू 1 लिमिटिंग केस पर ये वैल्यू 1 आ गया, तो देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट 1 राइट हैंड लिमिट 1, f0 की वैल्यू 1, तो ये तीनों इक्वल आ गया, इसका मतलब ये कंटिन्यूअस है। तो वही मैं बोल रहा था आप लोगों से। अब यहां तर्क आप कर दीजिए, यहीं पर तर्क कर दीजिए, काफी जगह है। सिंस f0 इज इक्वल टू f0 प्लस 0 इज इक्वल टू f0 माइनस 0, ये तीनों इक्वल हो गया। फंक्शन पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट तीनों इक्वल है, देन f(x) इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। ये मैं CTS यूज किया हूं स्टूडेंट, CTS का मतलब कंटिन्यूअस है, शॉर्ट हैंड यूज कर दिया। जगह यानी स्पेस थोड़ा कम था, स्पेस कम था स्टूडेंट्स, इसलिए मैं यहाँ CTS यूज कर दिया। लेकिन आप लोग एग्जाम में CTS न यूज करें, क्योंकि मैं ये शार्ट बनाया हूँ, ये जो है ये वैसा शार्ट हैंड नहीं है, इसका मतलब कुछ और भी निकल सकता है, ठीक है। CTS का मतलब कंटिन्यूअस मैं मेरे अनुसार हो गया है, क्योंकि स्पेस कम था इसलिए मैं CTS लिख दिया, है ना। अब चलिए अब क्या करते हैं, अब इसका डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर लिया जाए। किस पॉइंट पर, x इक्वल टू 0 पॉइंट पर लेफ्ट हैंड डेरिवेबल राइट हैंड डेरिवेबल फाइंड आउट कर लिया जाए, ठीक है ना स्टूडेंट। ये आपका है पूरा। अब चलें तो स्टूडेंट आपका ये होगा, तो इस तरीके से स्टूडेंट आपका ये हो जाएगा। फाइनली फंक्शन दिया है f(x) इक्वल टू x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, है ना। तो आप यहां यूज कर सकते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेबल, LHD RHD निकाल लें तो लेफ्ट हैंड डेरिवेबल क्या होगा, f(0 माइनस 0 इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, क्या पढ़ते हैं डेफिनेशन लेफ्ट हैंड डेरिवेबल का, f(0 माइनस f(0 माइनस h अपॉन h), ये डिफिनेशन है, ठीक है। आपको एट पॉइंट x इक्वल टू 0 पर जहां जहां पर a आप लिख रहे थे, आप डिफिनेशन ये पढ़े होंगे स्टूडेंट, मैं फर्स्ट लेक्चर में पढ़ाया भी था। f(a माइनस 0 इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू a fa माइनस fa माइनस h अपॉन h, ये डिफिनेशन पढ़े थे। तो ये डिफरेंशिएबल किस पर लिखे थे, एट x इक्वल टू a पर लिखे थे। आपको चाहिए किस पर, एट x इक्वल टू 0 पर। तो जिस जिस प्लेस पर a है उस प्लेस पर 0 यूज कर दीजिए, ठीक है ना स्टूडेंट। जब 0 यूज करेंगे तो यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ 0, यही केस बन गया, है ना। चलिए यहां पर देखिए आपके सामने फंक्शन है, तो f(0) का वैल्यू देख लीजिए क्या होगा, 0 का वैल्यू देख लीजिए, तो f(x) इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, तो f(0) की वैल्यू क्या होगा स्टूडेंट, f(0) का वैल्यू ये आपका हो जाएगा 1 होगा ना, 1 होगा।
और एफ जीरो माइनस एच का वैल्यू क्या होगा? तो ये आपका जीरो माइनस एच का स्क्वायर प्लस जीरो माइनस एच प्लस वन है ना। तो ये आपका हो गया एच स्क्वायर माइनस एच प्लस वन। तो यूज कर लीजिए, इसके प्लेस पर ये टर्म यूज कर लेंगे और एफ जीरो की प्लेस पर वन यूज करेंगे। तो लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, तो स्टूडेंट इसके प्लेस पर ये आपका हो जाएगा वन हो जाएगा ना। देखिए एफ जीरो की वैल्यू वन माइनस एच स्क्वायर माइनस एच प्लस वन, ये चीज और अपान एच हो गया। अब इसी को सिंप्लीफाई करिए, है ना। जब सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए क्या आएगा। यही सब करते हैं स्टूडेंट, और कुछ है नहीं इसमें, यही सब करते हैं। तो स्टूडेंट ये आपका हो जाएगा एफ जीरो माइनस जीरो इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, है ना। इसको जरा सिंप्लीफाई करिए, वन माइनस एच स्क्वायर और प्लस एच स्क्वायर माइनस वन अपान एच, ये देखिए कैंसिल हो जाएगा कैंसिल, ये एच स्क्वायर नहीं। जब ये कैंसिल हो गया तो ये एच इसमें कॉमन ले लीजिए, तो एफ डैश जीरो माइनस जीरो इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, एच कॉमन आप ले लीजिए, बचा क्या माइनस एच प्लस वन बचा और अपान एच आया, ये देखिए इससे कैंसिल आउट हो गया। और एफ डैश जीरो माइनस जीरो इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू जीरो माइनस एच प्लस वन, whenever h tends to 0 then minus h plus 1 tends to 1, तो ये वैल्यू आपका 1 आ गया। लेफ्ट हैंड डेरिवेबल देखिए 1 निकाल लिए। अब राइट हैंड डेरिवेबल निकाल लिया जाए, ये आपका है, ऐसे कैलकुलेट करते हैं स्टूडेंट, ठीक है, इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। अब राइट हैंड डेरिवेबल निकाल लिया जाए स्टूडेंट्स, राइट हैंड डेरिवेबल। राइट हैंड डेरिवेबल निकाल लीजिए, आपके सामने फंक्शन है, जैसे लेफ्ट हैंड डेरिवेबल कैलकुलेट किए हैं वैसे राइट हैंड डेरिवेबल भी कैलकुलेट कर लीजिए। कुछ है नहीं स्टूडेंट, है ना, बस केवल कैलकुलेट ही करना है। इसके पहले क्या कैलकुलेट किए थे, LHD कैलकुलेट किए थे, फर्दर RHD कैलकुलेट। तो एफ डैश जीरो प्लस जीरो इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू जीरो एफ जीरो प्लस एच माइनस एफ जीरो अपान एच, ये चीज है, यही डेफिनेशन होता है RHD का डेफिनेशन यही होता है। आप वहां पर ऐसे पढ़े होंगे, लिमिट h टेंड्स टू जीरो एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपान एच। वो किस पॉइंट पर RHD कैलकुलेट किए थे, x इक्वल टू ए पर कैलकुलेट किए थे, लेकिन यहां पर क्या है, x इक्वल टू जीरो पर कैलकुलेट करना है। तो जिस प्लेस पर a है उस प्लेस पर जीरो कर दीजिए, तो आपका ये सिचुएशन बना। अब कैलकुलेट कर लीजिए, एफ डैश जीरो प्लस जीरो इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, फाइनली इसको ऐड करिए तो एफ एच आया माइनस एफ जीरो अपान एच है। तो एफ डैश जीरो प्लस जीरो इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, एफ एच चाहिए। यहां पर देखिए एफ एक्स है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, तो एक्स के प्लेस पर एच यूज कर लीजिए, तो एफ एच इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस एच प्लस वन हो जाएगा। तो एच स्क्वायर प्लस एच प्लस वन हो गया, है ना। और एफ जीरो माइनस एफ जीरो के प्लेस पर क्या हो जाएगा, एफ जीरो के प्लेस पर अभी एफ जीरो कैलकुलेट किए थे, जिस प्लेस पर एक्स है उस प्लेस पर जीरो यूज कर लीजिए। तो एफ जीरो इज इक्वल टू जीरो स्क्वायर प्लस जीरो प्लस वन, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वन आएगा। एफ जीरो की वैल्यू वन अपान ये आपका हो गया वन, सारी स्टूडेंट ये एच हो गया, है ना। तो आप क्या करेंगे, ये देखिए कैंसिल हो जाएगा, प्लस वन माइनस वन, यहां से एच कॉमन लेकर के सिंप्लीफाई कर लीजिए। एफ डैश जीरो प्लस जीरो इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू जीरो
और जब यहाँ h कॉमन ले लीजिए स्टूडेंट, तो h प्लस 1 अपान h, ये से कैंसिल हो गया, बचा क्या, लिमिट h टेंड्स टू 0 h प्लस 1 इज इक्वल टू 1 आ गया। देख लीजिए LHD RHD सेम आ गया। LHD क्या है, 1 आ गया। RHD क्या है, ये भी 1 आ गया। यही ब्रांच फंक्शन में नहीं होता है स्टूडेंट। अगर मॉडुलस ब्रांच फंक्शन कंसीडर कर रहे हैं तो उसमें ये प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करता है। ब्रांच फंक्शन में भी रिस्ट्रिक्शन है स्टूडेंट। अगर मॉडुलस ब्रांच फंक्शन ले, यानी मॉड ऑफ x लें, तो जब मॉड ऑफ x लेंगे स्टूडेंट तो वो डिफरेंशिएबल नहीं होता है एट x इक्वल टू 0 पर। वहां पर लेफ्ट हैंड डेरिवेबल -1 आया था और राइट हैंड डेरिवेबल +1 आया था। तो कहां इक्वल है, जब इक्वल होता तभी ना बोलते। देखिए यहां पर इक्वल हो गया। तो किस केस में इक्वल हुआ, पॉलिनोमियल के केस में इक्वल हुआ। अगर फंक्शन पॉलिनोमियल है तो कंटिन्यूअस भी होगा और डेरिवेबल भी होगा, मतलब डिफरेंशिएबल भी होगा। ठीक है, तो वहां रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाए, अगर फंक्शन पॉलिनोमियल है तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर कंटिन्यूअस होगा, और कंटिन्यूअस होगा तो इंप्लाई कर जाएगा डिफरेंशिएबल भी। लेकिन अगर डिफरेंशिएबल, अगर वो क्या बोलते हैं, वो पॉलिनोमियल फंक्शन हो, तब पॉलिनोमियल फंक्शन में ये कंडीशन होल्ड करता है कि अगर वो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर कंटिन्यूअस है तो उसी पर्टिकुलर पॉइंट पर डेरिवेबल भी हो जाता है, अगर फंक्शन पॉलिनोमियल है तो। लेकिन हर केस में नहीं कह सकते हैं स्टूडेंट। हर केस में देखिए, हम एक ऐसा फंक्शन कंसीडर किए थे कल के लेक्चर में, वह कंटिन्यूअस तो था लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं था। तो चूंकि जो स्टेटमेंट होता है, जो थियरम होता है स्टूडेंट, वो फॉर एवरी केस में होता है ना। जो स्टेटमेंट होता है वो यूनिवर्सल ट्रू होता है, तो वो फॉर ऑल के लिए लिया जाता है ना। तो हर केस में यूज कर नहीं रहा है, तो इसी वजह से कहा जाता है कि डिफरेंशियबिलिटी इंप्लाई कंटिन्यूटी बट कन्वर्स इज नॉट नेसेसरी ट्रू। इज नॉट ट्रू कहिए या इज नॉट नेसेसरी ट्रू कहिए, ये होता है। अब समझ में आ गया ना कि पॉलिनोमियल फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है वो तो डिफरेंशिएबल हो जाएगा, क्योंकि पॉलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल दोनों होता है, इसी वजह से ऐसा कहा गया है। ठीक है, ये आपके सामने है। तो आप एक लॉजिक लिख लीजिए, एक लॉजिक लिखिए। सिंस LHD of fx at x equal to 0 is equal to RHD of fx at x equal to 0 इक्वल है, then fx is differentiable at x equal to 0, है ना, ऐसे कह सकते हैं। तो इतना लंबा प्रोपेगेंडा हम फैलाए हैं ना, LHD निकाले हैं, RHD निकाले हैं, LHD RHD सेम हो गया है, तो बोले हैं कि डिफरेंशिएबल है। तो एक और टेक्निक है स्टूडेंट, अगर फंक्शन पॉलिनोमियल है तो कुछ करना ही नहीं है स्टूडेंट, आप उसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, सिंपल डिफरेंशिएट कर दीजिए। किस फार्मूले से, x टू द पावर n वाले फार्मूले से। आप 11th में डिफरेंशिएबल पढ़े हैं ना स्टूडेंट। x टू द पावर n अगर फंक्शन है तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या पढ़ते हैं, n x टू द पावर n-1 पढ़ते हैं, उसको आप प्रूव किए हैं। तो वही फार्मूला लगा करके यहां पर डिफरेंशिएट कर दीजिए, सिंपल डिफरेंशिएशन कर दीजिए। अगर फंक्शन x है, x का फंक्शन है, तो उसको जब डिफरेंशिएट करेंगे या तो कांस्टेंट आएगा या तो फंक्शन x का ही आएगा। तो सिंपली इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। डिफरेंशिएट करके आप जो है वैल्यू देख लीजिए क्या आ रहा है ना। तो वो सिंपल 2 लाइन में आ जाएगा। देखिए अभी जितना इतना लंबा चौड़ा किए है ना, अभी कहेंगे तो बहुत आसान है। वो भी सही है स्टूडेंट जी, ये बताएं, ये भी सही, थोड़ा लंबा पड़ गया है, और अदरवाइज आप शॉर्ट में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या ऐसे लिख सकते हैं, f डैश x
इज इक्वल टू डी डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, है ना। तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू डी डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस डी डी एक्स एक्स प्लस डी डी एक्स वन। डिफरेंशिएशन लीनियर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, पढ़े होंगे। डिफरेंशियल ऑपरेटर लीनियर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। ये ddx हर टर्म पर ऑपरेट हो जाएगा। ये जो ddx देख रहे हैं स्टूडेंट्स, ये डिफरेंशियल ऑपरेटर है ddx। ये डिफरेंशियल ऑपरेटर पॉलिनोमियल फंक्शन के हर टर्म पर ऑपरेट होगा, उसी को लीनियर प्रॉपर्टी बोलते हैं। देखिए ddx एक्स स्क्वायर प्लस ddx एक्स ddx वन। कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन जीरो पढ़े होंगे, जीरो क्लास 11th में। और देखिए इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन 1 इंटू एक्स टू द पावर 1 माइनस 1, और इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन 2 इंटू एक्स टू द पावर 2 माइनस 1, इस वाले से, है ना। पढ़े होंगे, सब आप लोगों को आता है। ये फार्मूला प्रूव करवाया गया होगा क्लास 11th में। उसी फार्मूले से यहां इसको ब्रेक कर दीजिए। तो 2x हो गया, 2 माइनस 1 तो 2x की पावर 1, x की पावर 1 का मतलब x, और प्लस 1 इंटू एक्स की पावर 0, और पावर ऑफ इंडिसेस का जो रूल है x टू द पावर 0 वैल्यू 1 होता है। तो यहां पर 1 इंटू 1 लिख सकते हैं, 1 इंटू 1, और प्लस ये 0 है। सिंप्लीफाई करिए, 2x प्लस 1, है ना। तो f डैश x, f डैश x, f डैश x, और पर्टिकुलर पॉइंट पर आप निकाल लीजिए, पर्टिकुलर पॉइंट पर निकाल लीजिए, सिंपल। यह पर्टिकुलर पॉइंट f डैश x एट द पॉइंट x इक्वल टू 0। तो आप यहाँ 2 इंटू 0 प्लस 1, ये क्या हो जाएगा 1, यानी f डैश 0 का वैल्यू देखिए आ गया 1। ये डिफरेंशिएबल किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, सिंपल इसको लिख सकते हैं स्टूडेंट, dy dx एट द पॉइंट x इक्वल टू 0 वैल्यू 1 है। देखिए वहां पर भी कैलकुलेट किए थे ना। इसके बैक में जब कैलकुलेट किए थे LHD निकाले थे 1 आया था, RHD निकाले थे 1 आया था, LHD इज इक्वल टू RHD इज इक्वल टू 1। तो डिफरेंशियबिलिटी एग्जिस्ट कर गया, 1 आया, डिफरेंशिएबल हो गया, है ना। वही बात तो यहां भी है, डिफरेंशियबिलिटी एग्जिस्ट कर गया, 1 आया। एग्जिस्ट करने का मतलब कोई फाइनाइट वैल्यू दे देना, है ना। ऐसे भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। ये है। तो स्टूडेंट आज के लेक्चर में बस इतना ही, है ना। तो समझ में आ गया ना कि पॉलिनोमियल जो फंक्शन होता है वो कंटिन्यूअस होता है और डिफरेंशिएबल भी होता है। लेकिन हर फंक्शन ऐसा नहीं है। फंक्शन का नेचर अगर बदल दीजिए, जैसे मॉडुलस फंक्शन ले लीजिए, मॉडुलस फंक्शन एक प्रकार का ब्रांच फंक्शन है, तो वह फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जाएगा, डिफरेंशिएबल हो जाएगा, नहीं होगा, डिफरेंशिएबल नहीं होगा। क्या हो जाएगा, वो कंटिन्यूअस होगा, और कंटिन्यूअस जब हो जाएगा तो डिफरेंशिएबल का होना वो जरूरी नहीं है। देखिए स्टूडेंट, इसके लिए सारी थोड़ा आप लोग कंफ्यूजन में मत पड़िए। मैं ये कह रहा था, अगर पॉलिनोमियल फंक्शन ले रहे हैं, अगर पॉलिनोमियल फंक्शन ले रहे हैं तो वह कंटिन्यूअस हो जाएगा, और कंटिन्यूअस के साथ साथ डिफरेंशिएबल भी होगा, अगर पॉलिनोमियल ले रहे हैं तब। लेकिन स्टूडेंट, अगर फंक्शन का नेचर बदल दे रहे हैं, फंक्शन का नेचर बदल दे रहे हैं, जैसे मॉडुलस फंक्शन ले रहे हैं, मॉडुलस फंक्शन एक प्रकार का ब्रांच फंक्शन है, तो मॉडुलस फंक्शन जो होता है स्टूडेंट, पर्टिकुलर पॉइंट पर वह कंटिन्यूअस होता है, लेकिन उसी पर्टिकुलर पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं होता है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे, ठीक है ना स्टूडेंट। बस इतना ही। अब स्टूडेंट अगले लेक्चर में हम इस पर प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे। ये आपका पूरा कंप्लीट कॉन्सेप्ट है। डिफरेंशिएबिलिटी इम्प्लाई कंटिन्यूटी बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। इसका मतलब यही है कि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर तो मस्ट बी इम्प्लाई कंटिन्यूटी, बट अगर कोई फंक्शन किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर कंटिन्यूअस है तो नीड नॉट इम्प्लाई डिफरेंशिएबिलिटी, नीड नॉट इम्प्लाई डिफरेंशिएबिलिटी। मतलब ये जरूरी नहीं है कि वो फंक्शन
डिफरेंशिएबल हो जाए उस पर्टिकुलर पॉइंट पर, यह जरूरी नहीं है। मतलब किसी केस में होल्ड कर सकता है, किसी केस में नहीं होल्ड कर सकता है। किस केस में होल्ड कर रहा है? पॉलिनोमियल के केस में होल्ड हो जा रहा है। और किस केस में नहीं होल्ड हो रहा है? ब्रांच फंक्शन, अगर मॉडुलस ब्रांच फंक्शन है तो वो कंटिन्यूअस तो हो रहा है लेकिन डिफरेंशिएबल होल्ड नहीं हो रहा है। तो ये आपका कंप्लीट जो है आपका कॉन्सेप्ट है डिफरेंशिएबिलिटी का। अब इस पर हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट आपसे रिक्वेस्ट है कि एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 5.2 आप सॉल्व करें, ठीक है। तो मैं एनसीईआरटी जो भी प्रॉब्लम एग्जाम में पूछे जाते हैं वही मैं करवाऊंगा स्टूडेंट। समय बहुत ही कम है, 2 से 3 दिन में मैं ये चैप्टर कंप्लीट कर दूंगा, ये जान लीजिए। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि एनसीईआरटी का 5.2 एक्सरसाइज आप सॉल्व करें। ओके स्टूडेंट, थैंक्स।